हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विनय पांडे और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। आपने ये न्यूज़ ज़रूर सुन लिया होगा कि रशिया ने ऑलरेडी यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया है और ये लड़ाई जो है वो अभी कब तक चलेगी कुछ कह नहीं सकते हैं। आइए जानते हैं कि इसके पीछे आखिर वजह क्या रही, क्यों रशिया ने यूक्रेन के ऊपर ये अटैक किया है। इसके हम हर एक एस्पेक्ट को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ओके, हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है दैट इज़ विंग्स आफ्टर 12th, ये वेरियस एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कराता है। तो अगर आप आफ्टर 12th इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो या प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हो। यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर। यहाँ पे आप देखोगे कि न्यूज़ ये आ रही है जनरली कि रशिया ने ऑलरेडी, रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन ने, इन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया है और इस वॉर में यूक्रेन के जो एयर बेसेस हैं और जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है इसको हैविली इस पर अटैक किया गया है और इसको डिस्ट्रॉय करने की डिस्ट्रॉय ऑलरेडी किया गया है। बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे अटैक्स जो है वो देखने को मिले हैं। मेनली जो यूक्रेन का कैपिटल है कीव और इसके अलावा जो उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है चेर्नोबिल, वहाँ पे ये अटैक हुआ है। यूक्रेन ने भी अपने काउंटर मेजर्स लिए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐसी न्यूज़ आई थी कि 5 रशियन हेलीकॉप्टर्स जो है वो लुशांक रीजन में यूक्रेन ने मार गिराया है। इसके लिए उसने मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का यूज किया था। इसके अलावा यूक्रेन ने 1 मंथ की ऑलरेडी इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। वहाँ पे 80 to 40 ईयर्स के जो लोग हैं उनको कंट्री से बाहर जाने की अभी परमिशन नहीं है और ये जो पर्टिकुलर लोग हैं ये यूक्रेन के साथ, अपने देश के साथ खड़े होकर के रशिया के लिए लड़ेंगे। वहीं जो फीमेल बच्चे और जो ओल्ड एज पर्सन है इनको जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे शिफ्ट कराया जा रहा है। तो इसमें बहुत सारे सिविलियंस के भी मारे जाने की खबर है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, बहुत सारे जो आर्म पर्सनल हैं, बहुत सारे जो डिफेंस के लोग हैं उनकी भी डेथ हुई है इसके अंदर। तो ऐसा सिचुएशन आखिर बना क्यों? देखिए, अगर आप रशिया को देखिएगा तो हिस्टोरिकली रशिया और यूक्रेन, यहाँ पे ये रशिया है, ये यूक्रेन है। हिस्टोरिकली जो है ये यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे, दैट इज़ यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। अब ये जो यूएसएसआर था ये 1922 में बना था और 1991 तक ये चला था और उसके बाद 1991 में जब ये टूटा तो ये 15 अलग अलग कंट्रीज़ में ये टूट करके अलग हुआ, जिसको आप यहाँ पे इनकी लिस्ट देख सकते हो। इसमें ये 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ थी और ये जो कुछ कंट्री हैं जो यूरोप के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, इसमें से ये बेलारूस जो है 5 नंबर, ये प्रो रशिया है। तो ये जो यूक्रेन था वो ड्यूरिंग द यूएसएसआर टाइम ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग कंट्री हुआ करता था। एरिया वाइज अगर इसको देखें तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा एक नेशन है यूरोप का, इवन कि सबसे बड़ा रीजन है एरिया वाइज और रशिया के बाद इसको आप सबसे लार्जेस्ट यूरोप का कंट्री कह सकते हो। सेकंड चीज़ इसमें यह है कि ये रीजन जो है वो इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करता था। इस रीजन में आपकी वीट की खेती बहुत अच्छी होती है। सनफ्लावर ऑयल, इंडिया जो अपना 70% लास्ट ईयर सनफ्लावर ऑयल उसने यहीं से, मोर देन इवन कि 70% इंडिया ने सनफ्लावर ऑयल जो है वो इसी यूक्रेन से इंपोर्ट कराया था। इसके अलावा एक बहुत सुंदर एक टूरिस्ट स्पॉट वाली जगह है, बहुत सारे टूरिस्ट जो है वो इस जगह पे जाना पसंद करते हैं। यहाँ पे ड्यूरिंग यूएसएसआर इस रीजन में बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती थी। यहाँ पे चेर्नोबिल जो है वो न्यूक्लियर डिजास्टर के लिए जाना जाता है, वहाँ पे न्यूक्लियर जो डिजास्टर है वो देखी गई थी। इसके अलावा इस रीजन में आप देखोगे तो यहाँ पे कोल बहुत ज़्यादा मिलता है, नेचुरल गैसेस है, पेट्रोलियम है इसके आसपास के रीजन में और साथ ही साथ ये रशियन रीजन में। तो व्लादिमीर लेनिन जो कि 1922 में जिन्होंने यूएसएसआर को बनाया था, इन्होंने ये कहा था कि जो ये पूरा यूएसएसआर है अगर इसको होल बॉडी माना जाए तो यूक्रेन इज़ अ हेड ऑफ दिस यूएसएसआर। इसके बहुत सारे रीज़न हैं जिसको हम आगे समझेंगे। तो जब ये 15 कंट्रीज़ में टूटा तो उसमें से यूक्रेन जो है उसको भी आज़ादी मिली थी। बट आगे चल कर के ऐसा हुआ कि जनरली यहाँ पे जब ये 15 कंट्रीज़ में टूटता है तो उसमें से यूक्रेन भी जो है वो एक फ्री कंट्री के रूप में आज़ाद हुआ था। और यूक्रेन की आज़ादी के बाद 1994 में बहुत सारे इसके पास 1994 तक, 1991 से 1994 तक बहुत सारे इसके पास न्यूक्लियर आर्सेनल थे, न्यूक्लियर हथियार पड़े हुए थे, जिसको इसने एक ट्रीटी के थ्रू इसको रशिया को वापस दे दिया था और रशिया ने इसकी सोवर्जिनिटी को रेस्पेक्ट और प्रोटेक्ट करने की बात कही थी।
जब से व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो रशिया के राष्ट्रपति बने हैं, रशिया के अंदर कुछ ऐसा सिचुएशन है कि रशिया के अंदर एक लार्जर सेंटिमेंट ऐसा है कि जो ये पूरा जो यूएसएसआर था ये वापस आना चाहिए, ये वापस से ये यूएसएसआर जो है वो फॉर्म होना चाहिए। और इसके लिए आप देखोगे कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में इस साइड में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी इस कजाकिस्तान के रीजन में जो प्रॉब्लम्स आई थी तो उसमें आप देखोगे कि रशिया ने अपनी फोर्सेस उतार दी थी और उसके बाद ये रीजन बिल्कुल शांत हो गया था। तो इस तरह से ये जो सेंट्रल एशियन रीजन है इसमें बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा प्रो चाइना है, इसका बहुत ज़्यादा प्रो रशिया है, और रशिया के साथ इनकी बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप है। इवन कि इनका एग्रीमेंट भी है कि अगर कोई कंट्री रशिया के ऊपर या इन सेंट्रल एशिया कंट्री के ऊपर अटैक करता है तो इसको माना जाएगा कि वो ये होल रीजन के ऊपर अटैक है और वो कंट्री जो है वो उस युद्ध में या उस लड़ाई में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। यूक्रेन के साथ था कि यूक्रेन भी इनिशियली यूएसएसआर टूटने के बाद प्रो रशिया था, एक लंबे टाइम तक रहा, बट आज के समय में ये बहुत ज़्यादा प्रो यूरोप हुआ है। इसके पीछे के क्या रीज़न है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये जो रीजन है इसमें आप इस रीजन के साथ साथ जो आसपास के जो कॉन्टिनेंट्स है उसको भी आप देख सकते हो। तो हेयर इज़ इंडिया, और यहाँ का जो ये रीजन है ये रशिया है, ये आसपास की जो वो कंट्रीज़ हैं जो यूएसएसआर का पार्ट हुआ करती थी ये सेंट्रल एशियन कंट्री हो गई। यहाँ पे पाकिस्तान है, दिस इज़ ईरान, एंड हियर इज़ अफ़गानिस्तान। तो हमारा यहाँ से डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, बट यस आज के समय में कुछ भी हो वर्ल्ड में कहीं भी उसका इम्पैक्ट हर जगह देखने को मिलता है, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। तो अगर इन कंट्रीज़ को देखोगे तो अगर ये बहुत ज़्यादा, अगर यूक्रेन अगर बहुत ज़्यादा प्रो यूरोप हो जाता है तो इसकी प्रॉब्लम क्या होगी या इसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है, इसको आगे आने वाले स्लाइड्स में हम समझेंगे। तो यहाँ पे हम यूक्रेन की ज्योग्राफी को देखेंगे। तो ये जो वाइट पूरा रीजन आप देख रहे हो ये जनरली इसको कंसिडर किया जाता है वेस्टर्न यूक्रेन। ये पार्ट जो है ये ईस्टर्न यूक्रेन का पार्ट है, जितने भी कलरफुल रीजन है। और ये नीचे का जो पार्ट देख रहे हो दैट इज़ क्राइमिया रीजन। ये है आपका सी ऑफ अजोव, और यहाँ से एक बहुत नैरो पास है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ कर्च, स्ट्रेट ऑफ कर्च। और ये जो पूरा रीजन है ये ब्लैक सी का रीजन है, ठीक है। सो दिस रीजन इज़ ब्लैक सी। अब यहाँ पे पूरा ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसमें वेस्टर्न यूक्रेन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो सेंटीमेंट है लोगों का ये बहुत ज़्यादा आपको प्रो यूरोप देखने को मिलेगा। और इस रीजन के खास करके मेनली ये जो रीजन है जिसको डोनबास रीजन कहा जाता है, और जो आप न्यूज़ में सुन रहे होगे बार बार, ये डोनबास रीजन के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा प्रो रशिया हैं। इनकी इथनिसिटी जो है वो भी बहुत ज़्यादा सिमिलर टू रशिया है। हालांकि जो ये पूरा यूक्रेन है, इस पूरे यूक्रेन के रीजन में देखोगे तो पूरे यूक्रेन जो है वो हिस्टोरिकली जो है ज़रूर रशियन इथनिसिटी के लोगों से ही बना हुआ रीजन है। और इस वाले रीजन में मेनली जैसे यहाँ पे इसका ये कैपिटल सिचुएटेड है। अच्छा, इस वाले पार्ट में देखो ये जो पार्ट है आपका, यहाँ पे इसका कैपिटल है और ये एक रिवर यहाँ से क्रॉस करती है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि इस रिवर का क्या नाम है, जो लगभग यूरोप की एक जो लगभग जो है आप कह सकते हैं कि यूक्रेन का एक बहुत मेजर रिवर है। तो आप इस रिवर का नाम बताइए जो इसके कीव शहर के पास से होकर के गुजरती है। ओके, सो अगर देखोगे तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर रीजन है आपका वेस्टर्न यूक्रेन का, ये वेस्टर्न यूक्रेन जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये बहुत ज़्यादा क्या है, प्रो यूरोप है। और ये जो रीजन है ये ईस्टर्न यूक्रेन, ये बहुत ज़्यादा प्रो रशिया है। तो यहाँ पे एक तरह से इस रीजन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है और इसमें कहीं ना कहीं रशिया जो है इस डिस्टर्बेंस को सपोर्ट करता है और इसको एक तरह से यहाँ के लोग जो हैं वो नोवो रशिया या न्यू रशिया के तौर पे इसको कहते हैं। ये हो गया आपका ये डोनबास रीजन है और इसमें दो इम्पॉर्टेंट स्टेट आती हैं, वहाँ की टेरिटरी आती है, दैट इज़ लुशांक और डोनेस्क। और ये जो सैडेड पार्ट है, ये जो सैडेड पार्ट वाला रीजन है, ये एक तरह से रेबेल वाला एरिया है जहाँ पे आर्म्ड इंसर्जेंसी देखने को मिलती है। अगर आपको इसको समझना है तो आप इस चीज़ को हमारे इंडिया में कश्मीर वाले रीजन के प्रॉब्लम से समझ सकते हो, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कश्मीर को लेकर के डिस्प्यूट होता है। उसी तरह से ये यूक्रेन का पार्ट है, बट रशिया जो है वो कहीं ना कहीं इसमें इलीगली जो है वो
अपने आर्म्ड इंसर्जेंसी को बढ़ावा देता है, आर्म्ड इंसर्जेंसी को बढ़ाने का काम करता है। अब इसको आप और थोड़े से आज के समय से थोड़े से अगर आप इसको 7-8 साल पहले जाओगे तो देखो, यूक्रेन में एक लीडर हुआ करते थे जिनका नाम था, वहाँ के वो प्रेसिडेंट थे यूक्रेन के, जिनका नाम था विक्टर यानुकोव। और ये जो थे ये बहुत ज़्यादा, पहली बात की प्रो रशिया लीडर थे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ज़्यादा प्रो रशिया लीडर थे। सेकंड चीज़ कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा करप्शन के चार्जेस थे और ये अपने लोगों को बहुत ज़्यादा हैवी हैंडेडली ये डील करते थे। ठीक है, सो एक तो ये रीज़न था। इनके साथ प्रॉब्लम ये हुई कि यूरोपियन यूनियन से एक डील होने वाला था, जिस डील को इन्होंने कैंसिल करके और लगभग $15 बिलियन का इन्होंने एक बेल आउट पैकेज साइन कर लिया रशिया के साथ। अब आज के समय में जो यूक्रेन, खास करके जो वेस्टर्न यूक्रेन के लोग हैं जो बहुत ज़्यादा प्रो यूरोप माने जाते हैं, उनका ये सेंटिमेंट था कि अगर ऐसा ये कर रहे हैं तो इसके पीछे यही मकसद है इनका कि ये कहीं ना कहीं हमें बिल्कुल रशिया के हाथों एक तरह से गिरवी रख देना चाहते हैं और वापस से हमारी जो आज़ादी है वो छिन जाएगी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि यूएसएसआर ज़रूर टूटा, लेकिन आज पुतिन के समय में वहाँ के लोगों का सेंटिमेंट ये है कि हमको किसी भी हाल में वापस से वो यूएसएसआर जो है वो फॉर्म कर लेना है। तो यूक्रेन के लोगों में कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के डर है और वो इस वजह से रशिया के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हैं। वहीं ईस्टर्न जो यूक्रेन का जो पार्ट है, वहाँ के लोग जो है आज भी बहुत ज़्यादा रशिया से खुद को क्लोज मानते हैं और इसके वजह से इस रीजन में, इन दोनों तरफ के रीजन के लोगों में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो भी देखने को मिलती है। और डोनबास की स्टोरी अभी आपने देखी। तो आगे क्या हुआ कि ये विक्टर यानुकोव बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूक्रेन में इनके अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा मार्च निकाले जाते हैं, बहुत ज़्यादा इनके अगेंस्ट में प्रदर्शन हुए और उसके बाद विक्टर यानुकोव को अपना इस्तीफ़ा दे करके इनको भागना पड़ गया रशिया। अब जब ये रशिया जब जाते हैं तो उसके बाद ये अगले यहाँ पे प्रेसिडेंट बनते हैं और हुआ ये कि रशिया को दिखा कि इनका जो अपना पपेट है वो चला गया। तो इस केस में रशिया ने क्या किया, ये क्राइमिया वाला जो रीजन है, इस क्राइमिया वाले रीजन को इसने एनेक्स कर लिया। 2014 के अंदर इस रीजन को एनेक्स कर लिया और इसी तरह का सिचुएशन बना था जहाँ पे यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर स्टार्ट हो गई थी। बट फाइनली इसको डील किया गया और इसमें यूरोप और यूएस और अदर जो वर्ल्ड के लोग हैं वो इन्वॉल्व हुए और मिन्स्क, जो कि बेलारूस, मैंने आपको बताया था, बेलारूस के कैपिटल में मिन्स्क में एक एग्रीमेंट साइन हुआ। ये 2014 और 2015 में 2 एग्रीमेंट साइन हुए। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो मेनली 12 पॉइंट ऑफ सीज फायर डील था और इसमें और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो इस रीजन को लेकर के थी और ये मिन्स्क एग्रीमेंट आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका है। फर्दर क्या हुआ कि ये व्लोदिमीर जेलेंस्की जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं आपके यूक्रेन के और 73% वोट जो है इनको 2019 में मिलता है। इसका रीज़न ये था कि ये बहुत ज़्यादा वोकल क्रिटिक है रशिया के और साथ ही साथ ये अपोज करते हैं रशियन ऑक्यूपेशन इन ईस्टर्न यूक्रेन। ठीक है, तो एक तरह से आप कह सकते हो कि ये प्रो यूरोप हैं बहुत ज़्यादा और अगेंस्ट रशिया हैं, रशिया के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है। और इनके आने के बाद प्रॉब्लम जो है वो और ज़्यादा बढ़ी है। इसका रीज़न क्या है कि जो हमने नाटो के बारे में बात की थी, तो ये यूक्रेन को नाटो के साथ जोड़ना चाहते हैं। अब इससे होगा ये कि अगर आप ऊपर के मैप को देखोगे, अगर आप इस यूरोप के मैप को देखोगे तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये यूक्रेन है और ये रशिया है और मॉस्को जो है वो कहीं इधर में है। तो अगर ये नाटो का अलाइड हो जाता है, यानी कि नाटो के जो फोर्सेस है ऑलरेडी इधर में, ये आपके एस्टोनिया और लातविया जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं जो ऑलरेडी नाटो का पार्ट बन चुके हैं और इसके बनने से क्या होगा कि नाटो फोर्सेस जो हैं वो इस जगह पे बिल्कुल आकर के बैठ सकते हैं। अब जैसा कि आप इसको समझ सकते हो कि अगर इंडिया और चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है और नेपाल में अगर चाइना को इस तरह से एक्सेस मिल जाए तो चाइना जो है वो ला करके अपना वहाँ पे अपना जो भी मिलिट्री है वो डिप्लॉय कर सकता है, अपने आर्म्स एंड एम्यूनिशन को डिप्लॉय कर सकता है। और इसकी वजह से प्रॉब्लम मेनली ये देखी जाएगी कि जो ये पूरा रीजन है इंडिया का वो चाइना के डायरेक्ट
एक तरह से डायरेक्ट इसके जद में आ जाएगा। अभी हमारे पास क्या है कि हिमालय एक नेचुरल बाउंड्री की तरह काम करती है, उसी तरह से यूक्रेन जो है वो रशिया खास करके उसके कैपिटल मॉस्को के लिए एक नेचुरल बाउंड्री की तरह काम करती है। और इसको नाटो के हाथों में जाने का मतलब है कि एक तो रशिया कभी भी इस पर अटैक करेगा तो इसको माना जाएगा कि नाटो के ऊपर अटैक है, तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहेगा रशिया के ऊपर। सेकेंड की इसकी जो नेचुरल बाउंड्री है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कल को नाटो जो है वो अगर इस जगह पे अपना डिप्लॉयमेंट बढ़ा दे तो इसके लिए रशिया के ऊपर डायरेक्ट थ्रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इसकी कैपिटल मॉस्को यहाँ से बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएगी। तो रशिया को एक इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा डर है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो एक और चीज़ ये है कि अभी जैसे वर्ल्ड वॉर जो 2 हुआ था 1939 से 1945 तक, इस वाले रीजन में पोलैंड से इसके कैपिटल वॉर्सो से ये जगह जो है वो लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी पड़ता है और सिर्फ यूक्रेन की वजह से ही जो रशिया है वो अपने आप को बचा पाया था। तो नाटो का एक बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है और जो अभी के यहाँ के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, ये चाहते हैं कि जो ये यूक्रेन है वो नाटो का हिस्सा बन जाए। तो पहले से ही रशिया जो है वो इस बात को लेकर के चिढ़ा हुआ है कि कहीं ना कहीं वो जो भी ये आज का यूक्रेन है वो बहुत ज़्यादा प्रो यूरोप हो चुका है। और दूसरा, नाटो में जाने का मतलब है कि रशिया जो है वो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाएगा। इसके अलावे इस रीजन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा नेचुरल गैसेस हैं, बहुत ज़्यादा कोल हैं और अदर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। तो रशिया कहीं ना कहीं ये क्लेम करता है कि, और एक और रीज़न ये है कि हिस्टोरिकली भी अगर आप देखोगे तो रशिया और यूक्रेन जो है वो इथनिसिटी, लैंग्वेज और कल्चर के बेसिस पे बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, जिसको क्लेम भी करते हैं राष्ट्रपति पुतिन। और प्रेसिडेंट पुतिन का जो क्लेम है वो बिल्कुल सही है और इस तरह से वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि यूक्रेन के लोगों पे हम अटैक नहीं कर रहे हैं, वहाँ के सेना पे अटैक कर रहे हैं। बट ये बहुत ज़्यादा जस्टिफाई नहीं करता है, क्योंकि अगर आप इंडिया के सिचुएशन में देखोगे तो ब्रिटेन भी ऐसा क्लेम कर सकता है। उसी तरह से आप वर्ल्ड वाइड अदर कंट्रीज़ के सिचुएशन में देखोगे तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कभी ना कभी किसी की पार्ट रही हैं। आज इवन कि चाइना जो हमारे तरफ इतना अग्रेशन दिखाता है वो भी इसी तरह का बहुत सारा क्लेम करते हुए रीजन को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है। तो ये जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। बट रशिया का जो वहाँ पे मेन मोटिव है कि यूक्रेन इज़ अ वेरी रिच एरिया और वो कहीं ना कहीं चाहता है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो इस रीजन को कैप्चर करे। तो क्या क्या इसके पीछे रीज़न हो सकते हैं? तो एक तो ज़रूर वो नाटो वाला जो सिनेरियो है, दूसरा कि नाटो के साथ साथ में ऐड हो जाता है कि आपका ये बहुत ज़्यादा प्रो वेस्ट है। आज का जो यूक्रेन है वो बहुत ज़्यादा आपका प्रो वेस्ट है और साथ ही साथ इस एरिया की जो रिच रिसोर्सेस हैं और इसके अलावे रिच रिसोर्सेज के साथ साथ ये जो एरिया जिस तरह से बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस रखता है फॉर रशिया, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आज के समय में ये रशिया का जो एग्रेशन है वो यूक्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक रोल है आपके वेस्ट का भी, क्योंकि अमेरिका और वेस्ट जो है वो रशिया को टारगेट करने के लिए कहीं ना कहीं यूक्रेन को आप कह सकते हैं कि दैट इज़ अ स्केप गोट। वो या तो वो बलि का बकरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वो कहीं ना कहीं यूक्रेन के पीठ पे बंदूक रख करके वो रशिया को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक दिन का परिणाम नहीं है, ये एक दिन का रिजल्ट नहीं है जो आज आप वॉर देख रहे हो। और इसमें ऐसा कहना कि सिर्फ रशिया की ही गलती है, ये भी प्रॉपर वे में सही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें वेस्ट और जो यूएस है इसका भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, इसकी भी डायरेक्ट जिम्मेदारी बनती थी। और आज के समय में ये बहुत सारे ऐसे सिनेरियो हैं जिसको आप आने वाले समय में हम अलग अलग वीडियोज़ के थ्रू डिस्कस करेंगे। बट आज वर्ल्ड क्या कर रहा है, तो देखिए ये तो पहली बात कि आज जो आप यूक्रेन में देख सकते हो कि यहाँ पे जो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिस तरह के अटैक्स वगैरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह से वहाँ पे अब आर्मी वगैरह जो है स्टैंड ले रही है, लोगों का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी न्यूज़ आप न्यूज़ के थ्रू आप देख ही रहे होंगे। इसके अलावा जो हमारा यूएन है, इसके हेड के आप ट्वीट्स जो हैं वो देख सकते हैं और देख करके आपको ऐसा लगेगा नहीं कि जो ऑर्गेनाइजेशन जिसको इस बात के लिए फॉर्म किया गया था कि दोबारा ऐसी ना हो, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसको फॉर्म किया गया था कि दोबारा कभी ऐसा वर्ल्ड वॉर देखने को नहीं बने। तो आज के समय में जब इस तरह के सिचुएशन में वर्ल्ड है, तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड जो है वो इस तरह की बातें रख रहे हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई ये ओनली अपील कर सकते हैं, इसके अलावा ये
अपील करके बैक करने के लिए बोल सकते हैं। बॉटम ऑफ माई हार्ट आई वॉन्ट टू से दैट पुतिन शुड स्टॉप योर ट्रूप्स फ्रॉम अटैकिंग यूक्रेन, गिव अ पीस अ चांस। तो ऐसी चीज़ों से आप समझ सकते हो कि आज के समय में अगर यूएन जो है वो इतना ज़्यादा असहाय है, तो वर्ल्ड वाइड ये कितना ज़्यादा कैपेबल होगा किसी भी ऐसे सिचुएशन को, आगे भी किसी ऐसे सिचुएशन को रोकने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच ऐसा होता है, इंडिया चाइना के बीच फर्दर कभी ऐसा देखने को मिलता है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कितना ज़्यादा संभाल सकती है। यूएस के प्रेसिडेंट, इनके कमेंट्स को देख सकते हो, ऐसा माना जा रहा था कि नाटो जो है वो तुरंत से अटैक कर देगा। नाटो की फोर्सेस हालांकि सुनने में आ रहा है कि कुछ वहाँ पे लड़ रही हैं, बट इन सब कमेंट्स से सिर्फ इतना आपको समझ में आएगा कि बस ये एक तो वो कंडेम कर रहे हैं उस चीज़ को, दूसरा वो प्रेयर कर रहे हैं उन सब चीज़ों को लेकर के, और इसके अलावा G7 कंट्रीज़ के साथ मिल करके वो सीवियर सैंक्शन की बात कर रहे हैं। तो डायरेक्ट ये इन्वॉल्व होना नहीं चाहते हैं, और रशिया की तरफ से डायरेक्ट इस बात को कहा भी गया है कि अगर कोई डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होता है, इट विल बी नॉट गुड फॉर देम, बिकॉज रशिया विल टैकल दोज सिचुएशन वेरी हैवी हैंडेड। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। हाँ, सीवियर सैंक्शन में ऑलरेडी रशिया के ऊपर सैंक्शन है। एक सैंक्शन की बात की गई है कि स्विफ्ट सैंक्शन की बात की गई है। स्विफ्ट सैंक्शन की बात की गई है, जो एक पेमेंट प्लेटफॉर्म होता है। तो रशिया और चाइना ने भी इसके लिए बहुत पहले से कुछ तैयारी करके रखी है। शॉर्ट टर्म में ज़रूर रशिया को बहुत प्रॉब्लम होगा, बट लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं रशिया एक इसमें गेन भी ले सकता है। रशिया और चाइना जैसे कंट्री इसमें गेन भी ले सकती है। इंडिया के लिए क्या सिचुएशन है, तो इंडिया ने वर्ल्ड को ये वार्न किया है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। हालांकि इंडिया के भी अपने कंसर्न है, इंडिया भी डायरेक्टली रशिया के साथ अगेंस्ट नहीं जा सकता है, क्योंकि हमारे अपने बहुत सारे चैलेंजेज हैं, जिसको हम एक अलग वीडियो में देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या परेशानियां हैं रशिया यूक्रेन के बीच, हमको कैसे मैनेज करना पड़ेगा, वेस्ट और रशिया के बीच कैसे हमको मैनेज करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को हम एक डिफरेंट वीडियो में समझेंगे। फ़िलहाल ये इस क्राइसिस सिचुएशन में इंडिया जो है वो रशिया यूक्रेन दोनों को ही डीएस्केलेट करने के लिए और सिचुएशन को ठीक करने की बात कर रहे हैं। वहीं रशिया का जो यूएन इन्वॉय है वो इंडिया के स्टैंड को वेलकम भी करते हैं। वेलकम इस बात को लेकर के कि उन्होंने यूक्रेन को डायरेक्ट वैसा कुछ सपोर्ट नहीं किया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। और रशिया यूक्रेन के क्राइसिस को लेकर के निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि इसका वॉर जो है उसका ट्रेड पे क्या असर होगा और एक्सपोर्ट पे क्या असर पड़ेगा, ये आने वाले समय में ही समझ में आएगा। तो प्रॉपर अगर यहाँ पे बात करें तो बहुत सारी एडवाइजरी जो है वो निकाली गई है, और एडवाइजरी में वहाँ पे जो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स वगैरह फंसे हुए उनके लिए फ़ोन नंबर जारी किया गया। इसके अलावा ये भी है कि बहुत सारे ऑफिशियल्स एम्बेसी जो है वो कीव में वहाँ पे रशियन लैंग्वेज जो बोलने वाले लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा डिप्लॉय किया गया ताकि ऑल्टरनेट रूट निकाला जाए। ऐसी नौबत क्यों आई, क्योंकि जो यहाँ पे बहुत सारे हमारे फ़्लाइट्स वगैरह जो हैं वो ऑलरेडी वहाँ से टेक ऑफ करने के बाद भी उनको वापस जाना पड़ा, क्योंकि पूरी तरह से सिविलियन एयरलाइंस जो है वो बंद हो चुकी है। तो एक तो ये सिचुएशन है। इसके अलावा सिचुएशन यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि जो यूक्रेनियन इन्वॉय हैं इंडिया एगोर पुलिस का, ये पीएम नरेंद्र मोदी से इन्होंने ये भी बात किया है कि जनरली वो डायरेक्टली इसमें पुतिन से बात करें, और ये भी देखने को मिला है कि उन्होंने पुतिन से इस बारे में टॉक किया है, बातचीत हुई है। और उसके बाद इंडिया के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट तो यही है कि हमारे बहुत सारे सिटीजन्स और लगभग 18,000 के आसपास हमारे MBBS स्टूडेंट जो है वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिसको लेकर के यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन जो है वो चल रहा है। एयर इंडिया की फ़्लाइट जो है वो वहाँ से निकली थी, बट उसको वापस फिर कीव लौटना पड़ा। इसके अलावा ये हो सकता है कि बहुत सारे ऑलरेडी इन्फ्लेशन जो है इंडिया में CPI इन्फ्लेशन मोर देन 6% है, और ये और ज़्यादा राइज़ होने के चांसेस हैं, क्योंकि आज के ग्लोबलाइज वर्ल्ड में कहीं भी कुछ भी होता है इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। और हमारे यहाँ इसके ऑयल प्राइसेस बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। जैसे मैंने आपको बताया सनफ्लावर ऑयल जो है वो वहाँ से इम्पोर्ट होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ सकते हैं। एक और इसमें केस ये है कि यूरोप जो है इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व इसलिए नहीं हो पा रहा है कि अगर होता है तो रशिया जो है वो नेचुरल गैसेस का सप्लाई जो है पूरी तरह से रोक देगा, बैन लगा देगा उस पर, और यूरोप में नेचुरल गैसेस के प्राइस या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, या फिर उनको अदर मार्केट में नेचुरल गैस के लिए जाना होगा, और वर्ल्ड वाइड इसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, जिसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ेगा। तो इसीलिए वर्ल्ड वॉर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि डायरेक्टली किसी वॉर में कोई कंट्री अगर इन्वॉल्व है तभी वो वर्ल्ड वॉर होगा। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, बहुत सारे आज के समय में इसके ग्लोबलाइज वर्ल्ड में इसके बहुत सारे
अलग अलग सिनेरियोज जो है वो देखने को मिल सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपने इस वीडियो को आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। फर्दर इसमें नेटो के ऊपर, यूएसएसआर के ऊपर और इंडिया जो है, इंडिया का क्या इसमें स्टैंड है और इंडिया क्यों एक कंप्लीट कड़ा स्टैंड रसिया के खिलाफ लेने से बच रहा है, ऐसे वीडियोस को हम आगे के वीडियोस में ऐसी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।